दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, एक तो आपके लिए भाई खुशखबरी की बात यह है कि हम सभी के लिए कि अपने जो चैनल पर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गया है, यानी 1 के सदस्यों का अपना परिवार बन चुका है। ठीक है भाई, आप सभी को धन्यवाद जो सपोर्ट किया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से दोनों रूप से जो भी अपने जो चैनल को सपोर्ट किया है उनको एक बार वापस धन्यवाद और आभार। ठीक, अपन आज बात करते हैं एक नए टॉपिक की। पिछली क्लास में अपन जो प्रजामंडल जो थे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का एकीकरण। थोड़ा सा मैं पिछले जो प्रजामंडल थे उनको एक बार में वापस जो सन के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करता हूँ। आप भी समझने की कोशिश करना, आप भी इसी तरीके से याद रखने की कोशिश करना। प्रजामंडल का जो क्वेश्चन बनता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फलाने फलाने प्रजामंडल की स्थापना किस सन को हुई थी, तो सन दे दिया जाएगा। तो कम से कम सन तो आप थोड़ा सा सही तरीके से याद रख ही सकते हो। तो अपन देखिए बात करते आए हैं स्टार्टिंग से, जब प्रजामंडलों की बात कर रहे हैं तब से बात करते हैं सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 1931 में जयपुर और यानी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसके बाद यानी 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1934 के बाद में अपन बात की थी 1936 की, तो 1936 में बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। फिर 1938 की बात की थी। 1938 में सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना होती है, क्योंकि 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडलों को समर्थन दे दिया था। तो इस जो हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 1938 में जो स्थापना होती है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, शाहपुरा प्रजामंडल की होती है स्थापना, अलवर, भरतपुर और करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। इसके बाद में अपन बात करते हैं 1939 में 1939 की, तो कोटा, किशनगढ़ और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रेगुलर 1942 तक 1946 तक, तो 1942 में जो स्थापना होती है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। किस प्रकार से बांसवाड़ा से अलग किया गया था, ये जो कुशलगढ़ ठिकाना, इसकी भी अपन बात कर लिए थे। इसके बाद में 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और 1945 में 2 प्रजामंडलों की स्थापना होती है, जैसलमेर और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 1946 में लास्ट में मैडम जी वाला जो डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 1946 में झालावाड़ यानी वसुंधरा राजे सिंधिया उधर से चुनाव लड़ती है, झालरा पाटन से, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस प्रकार से। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। यानी पिछली क्लास में जो प्रजामंडल वाला जो टॉपिक था ये अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन एक नए जो टॉपिक की बात करेंगे, राजस्थान का एकीकरण। देखिए, एकीकरण की बात आती है तो मैं एक बार बताऊं, एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कह सकते हैं इंग्लिश में, या यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान कह सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान या यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, अगर हिंदी में अपन बात करना चाहे तो राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, देखिए थोड़ा सा नाम सुनकर आपको लग तो रहा होगा भाई कहीं ना कहीं एकता की बात आ रही है, कहीं ना कहीं एक करने की बात आ रही है, या किसी न किसी जगह को या किसी न किसी नामों को, किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र को एक करने की बात आ रही है। एकीकरण से आपको लग तो ऐसा रहा होगा, तो ऐसा ही अपन पढ़ेंगे, ऐसी ही अपन बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो एकीकरण वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट भी है और अगर देखा जाए तो सरल भी है। फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, अपन मानते हैं इसमें, लेकिन अगर अपन रटने बैठ जाएंगे तो देखिए ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा अपने को। अगर अपन समझकर आगे चलेंगे या समझते हुए आगे चलेंगे, अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, सही तरीके से माइंड लगाकर या ध्यान लगाकर इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो अपने लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो अपन इसको सही तरीके से या इजी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं भी आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपके सामने, आप भी सही तरीके से समझने की कोशिश करना। देखिए, राजस्थान का एकीकरण आ रहा है, बात जो एकीकरण की अपन बात कर रहे हैं, तो अपने माइंड में जो स्टार्टिंग में या फर्स्ट टाइम ये आएगा भाई एकीकरण करना किसका है। ठीक है, तो एकीकरण करना किसका है, तो इसकी अपन बातें करते हैं।
देखिए भारत में छोटी मोटी जो रियासतें थी, यानी छोटी बड़ी जो रियासतें थी, लगभग 562 रियासतें थी, ठीक है। यानी 562 रियासतें थी भारत में, यानी उनमें बड़ी बड़ी रियासतें भी काफी थी। जैसे अपन राजस्थान में ही बात करते हैं तो मारवाड़, मेवाड़ और जो जयपुर वाली जो रियासतें हैं, ठीक भाई, बड़ी रियासतें थी। अगर भारतीय संदर्भ में देखते हैं तो जैसे हैदराबाद रियासत बहुत बड़ी रियासत थी एक प्रकार से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान है, इन जो रियासतों का एकीकरण जो हुआ है उनकी बात करेंगे। अब राजस्थान का एकीकरण अपन पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, भारतीय संदर्भ में बात, कुछ जो फैक्ट आएंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ओवरऑल जो एकीकरण जो भारत वाला नहीं पढ़ेंगे अपनी, यानी अपन पढ़ेंगे, या जो अपना जो यहाँ पर जो पढ़ने का जो मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान का एकीकरण पढ़ने का अपना उद्देश्य है, ठीक है। तो रियासतों के एकीकरण को अपन पढ़ते हैं। तो एकीकरण आपको समझ में आ गया होगा भाई, किसका एकीकरण करना है, रियासतें क्या होती थी, रियासतों में किसका राज होता था, रियासतों में किसकी सरकार होती थी, अपन पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही। यानी जो राजवंश पढ़े हैं, यानी फिर उसके बाद में जो किसान आंदोलन भी पढ़े हैं, प्रजामंडल आंदोलन भी पढ़े हैं। तो रियासतों में अधिकार होता था, जो सरकार होती थी, राजाओं की सरकार होती थी, राजाओं का शासन रहता था, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई। एक अलग ही प्रकार की व्यवस्था आ चुकी थी भारत में, जो अंग्रेज, ठीक है। तो अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार की अपन बात करेंगे, और फिर जो रियासतें थी, जिन क्षेत्रों में राजाओं का राज नहीं था वो क्षेत्र थे ब्रिटिश सरकार के अधिकार में, ठीक है। तो जिन क्षेत्रों में एक प्रकार से अपन कहते हैं, या जो कोशिश करें समझने की, जैसे भारत वाला क्षेत्र है, तो भारत का जो क्षेत्र था उसमें कुछ क्षेत्रों पर राजाओं का अधिकार था, या कुछ रियासतों में राजाओं का अधिकार था। वो जो उनको तो कहते हैं जो रियासतें, ठीक है। वो जो क्षेत्र थे, देखिए, और जो रियासतें थी, इनको अगर इंग्लिश की बात आती है, अंग्रेजी में वो कहते हैं प्रिंसली स्टेट, ठीक है, जहां पर राजाओं का अधिकार था। ब्रिटिश जो अधिकार था वो ब्रिटिश सरकार जो जिस क्षेत्र पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो देखिए राजस्थान की अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान में रियासतें टोटल थी 19, ठीक है। राजस्थान में टोटल रियासतें 19 थी। तो 19 रियासतों का एकीकरण करवाएंगे अपन अभी। पूरा तो जो आज वाली क्लास में नहीं हो पाएगा, आगे भी पढ़ेंगे। फर्स्ट चरण तक अपन आज कंप्लीट कर लेंगे शायद। देखिए इसके बाद में बात करते हैं और क्या क्या था राजस्थान में, क्या क्या आइटम थे, क्या क्या चीजें थी जिनको एक जगह किया गया था। 3 यहाँ पर ठिकाने थे, ठीक है। एक यहाँ पर यूनियन टेरिटरी था, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश। देखिए मैं वापस बता रहा हूं आपको, राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये थी, इनका अपन एकीकरण करवाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करवाएंगे या यूनिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये देखिए यूनियन टेरिटरी है, ये अजमेर मेरवाड़ा था, ठीक है। ये जो 3 ठिकाने, ये जो ठिकाने थे, ये 3 ठिकाने थे, ठीक है। देखिए जो एक ठिकाना था नीमराना, एक ठिकाना था लावा, और एक ठिकाना था जो अपन पहले पढ़ चुके हैं कुशलगढ़, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 19 रियासतें, तो अपन देखिए जो मोटी मोटी रियासतें हैं उनका लगभग अपन पढ़ लिए हैं, और जो प्रजामंडलों के दौरान बात कर लिया है, जो किसान आंदोलन वगैरह जो चले थे उनके दौरान बात कर ली। जैसे बड़ी बड़ी जो रियासतें यानी मेवाड़ मारवाड़, जैसे आमेर है, ठीक है। तो ये जो बड़ी जो भरतपुर है, धौलपुर भी थी, ठीक है, झालावाड़, और देखिए सिरोही उधर से है ना। तो इस प्रकार से अपन बातें कर ली हैं रियासतों की। तो और आप थोड़ा समझते भी हो, खुद भी समझदार हो, पर रियासतों में राजाओं का अधिकार था। लेकिन जो ठिकाने वाली व्यवस्था की आपके सामने अपन अभी तक, या जो ठिकानों के मामले में बात किया है, तो या तो कुशलगढ़ के बारे में किया है, या अपने रिश्तेदारों का जो अपन ठिकाने बोलते हैं, भाई उस ठिकाने में गए हैं, उस ठिकाने में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मजाक की बात की, जो रिश्तेदारों वाली बात हो। लेकिन अब तक अपन ठिकानों के मामले में बात किया है कुशलगढ़ की, लावा और नीमराना की ज्यादा अपन बात नहीं किए हैं। तो कुशलगढ़ तो आपको पहले से ही समझ में आ रखा है, अपन आज इनकी भी बात करेंगे। यहाँ पर क्या सिस्टम था, यूनियन टेरिटरी अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं इन तीनों ठिकानों की। तीनों ठिकानों में कौन कौन से शासन, जो कौन कौन से जो वंशों का या वंश का शासन रहा था। देखिए जो ये, पहले तो मैं ये बता दूं आपको किस प्रकार से बनते हैं जो ठिकाने।
ये नीमराना जो ठिकाना था ये अलवर रियासत से अलग होकर बनता है, ठीक है। नीमराना जो ठिकाना था ये अलवर रियासत से अलग होकर ठिकाना बनता है। ये जो कुशलगढ़ जो ठिकाना था इसकी अपन पहले बात कर चुके प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, प्रजामंडलों के दौरान कुशलगढ़ जो ठिकाना था बांसवाड़ा रियासत से अलग होकर बनता है। ये जो लावा ठिकाना था ये टोंक रियासत से अलग होकर बनता है। अब मैं आपको बता दूं एक बार भाई, ये जो ठिकाने बनाए किस प्रकार से गए थे। तो देखिए ऐसा होता था उस समय में कि जो सामंत थे और राजाओं में आपस में बनती नहीं थी भाई, जिन सामंतों में और राजाओं में आपस में बढ़ नहीं रही थी, वो जो सामंत थे वो खिलाफ होने की कोशिश कर रहे थे। उस समय जो अंग्रेज सरकार आ चुकी थी, अंग्रेजों को लग रहा था भाई यहाँ पर थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा रहा है, अंग्रेज यानी अधिकार भी नहीं करते थे एक प्रकार से, तो वो चाहते थे कि आप लड़ो मत इस प्रकार से और हम आपको अलग कर देते हैं और यानी आप अलग से यानी स्वतंत्र रह सकते हो, ठीक है। तो एक प्रकार से यानी अलग से ठिकाना बना दिया करते थे। जैसे ये रियासत है और ये यहाँ एक प्रकार से जो ये पूरी रियासत है, ये समझ लो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये मेवाड़ रियासत है पूरी, इसमें अलग अलग ये ठिकाने हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये ठिकाना है इसकी जो राजासी नहीं बन रही है। अब जो ब्रिटिश सरकार आ रही है यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है, ब्रिटिश सरकार कहती है भाई चलो आप नहीं बन रही है राजा से, तो आप ऐसे करो, इस प्रकार से आप अलग ही एक ठिकाना बना लो आपका, ठीक है। अब ये रियासत इस प्रकार से इधर इधर है, ये इधर से ये मान लो जैसे कुशलगढ़ ठिकाना हो जाता है, या कोई नीमराना मान लो या कोई लावा मान लो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए था भाई, ये थोड़ा सा समझाने के लिए था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं वापस बात करूं इनकी, ये जो नीमराना ठिकाना था, ठीक है, ये नीमराना जो ठिकाना था यहाँ पर चौहान वंश का शासन रहा था, ठीक है। नीमराना जो ठिकाना था यहाँ पर चौहान वंश का शासन रहा था। इसके बाद में अपन बात करते हैं कुशलगढ़ की। कुशलगढ़ की जो अपन पहले जो प्रजामंडल पढ़ रहे थे वहां पर बात कर लिए थे, तो कुशलगढ़ जो ठिकाने में जो राठौड़ वंश का शासन रहा था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये तो पहले से भी आप पढ़ रहे हो कुशलगढ़ वाली बात को। हाँ, लावा ठिकाने की जो बात आती है तो लावा ठिकाने का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये टोंक से अलग होकर बना था और यहाँ पर जो कछुओं की एक शाखा होती थी, ठीक है, नरुका। तो अपन बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत नरुका शाखा के बारे में, कछुआ वंश की नरुका शाखा का शासन रहा था लावा, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस ठिकाने में यानी नरुका यानी कछुआ वंश की नरुका शाखा का शासन रहा था, निम्नलिखित में से किस ठिकाने में चौहान वंश का शासन रहा था, या फिर कुशलगढ़ के लिए पूछ लिया निम्नलिखित में से किस ठिकाने में राठौड़ वंश का शासन रहा, तो भाई राठौड़ का ठिकाना था कुशलगढ़, ठीक। तो ये बात भी आप क्लियर कर चुके हो। देखिए थोड़े अलग फैक्ट हैं, थोड़े आप ये कहोगे यार ज्यादा बता रहे हो आप, तो समझने के लिए भाई आवश्यक होते हैं, ठीक है, तो जरूरी होते हैं भाई। देखिए अपन ये थोड़ी ना पढ़ सकते हैं या इतना ही थोड़ी ना कर सकते हैं भाई बड़ी बड़ी रियासतों का ही इतिहास पढ़कर छोड़ दे। ये छोटे मोटे जो ये ठिकाने वगैरह है इनसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेते हैं, फिर वहां पर अपना जो माइंड घूम जाता है, चक्री हो जाता है एक प्रकार से भाई। जो अब आजकल पट्टियां तो होती नहीं है, जो ज्यादातर जो सेंटर होते हैं वहाँ पे एग्जाम सेंटर में छत होती है, वहाँ पे पट्टी गिनने वाली जो बात भी नहीं आती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो और थोड़ा सा ध्यान दे भी लिया करो, क्या होगा भाई थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो, ठीक है भाई। जो मेरा फर्ज है मैं ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा, आप भी समझ थोड़ी बहुत कोशिश तो कर सकते हो ना। हाँ, जो आपको यानी इच्छा हो भाई इस जो फैक्ट को लिखना जरूरी है उसको लिख लिया करो, और जो आपको लगे भाई यार ठीक है ये चल सकता है, वैसे मौखिक भी याद रह सकता है तो छोड़ दिया करो, वो आपका अधिकार है, वो आपका राइट है, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं, यहाँ तक जो बात कर लिए हैं इससे आगे बात करते हैं, ठीक है। अब तक की बात मुझे आशा है कि आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए अंग्रेज जो थे, अंग्रेज यहाँ पर अधिकार कर चुके थे। ये जो अब यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, अजमेर मेरवाड़ा की, ठीक है, जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। अब जो बात आती है कि अजमेर मेरवाड़ा पर अधिकार करके ये कौन सा जो यहाँ पर पोस्ट बनाते हैं, जो कौन सा उच्चाधिकारी लगाते हैं, तो यहाँ पर जो एक चीफ कमिश्नरी की व्यवस्था कर दी गई थी अजमेर मेरवाड़ा में, ठीक है। ये चीफ कमिश्नरी व्यवस्था बना दी गई थी अजमेर मेरवाड़ा में। ये अंग्रेज यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं, अंग्रेज अपने क्षेत्र यानी अपने अधिकार में ले लेते हैं। अपन जो देखिए जो आंदोलन वगैरह जो प्रजामंडल पढ़ रहे थे उस दौरान भी बात करते हैं कि जो किसी को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना हो, आंदोलन चलाना हो, तो रियासत से बाहर जाकर ज्यादातर अजमेर जाया करते थे और वहां पर होता था अंग्रेजों का अधिकार। तो अंग्रेज उनको कुछ नहीं बोलते थे, आराम से शांत तरीके से धरना प्रदर्शन जुलूस वगैरह निकाल लेते थे, ठीक है भाई। जो भी भाई ज्यादा गतिविधियां भाई हाई लेवल की तो करो मत, चुपचाप से आपका जो धरना वगैरह आंदोलन वगैरह चला लो,
ठीक है। तो अपन अजमेर वाली बात करते हैं, तो और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 1192, ठीक है, 1191 और 1192 में दो युद्ध होते हैं, प्रसिद्ध युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हारता है और पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीतता है, ठीक है। उसी के अगले साल जो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध, बैटल ऑफ तराइन सेकंड, जो ठीक है। तो देखिए जो दूसरा युद्ध होता है इसमें मोहम्मद गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान थर्ड हारता है, ठीक है। यह बात आपको अपन पहले कर चुके हैं और आपको सही तरीके से समझ में भी आ चुकी है, ठीक है। पहले देखिए आगे अपन बात करें कि यहाँ पर फिर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है एक प्रकार से, भाई ठीक है, भाई मोहम्मद गोरी जीत गया तो कहीं ना कहीं वो अपने जो साथ वाले छोड़ के जाएगा, जो प्रशासक वो जो बना के जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक अपन पढ़ चुके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो भी वहां पर जो बिल्डिंग बनाई गई थी, वो संस्कृत पाठशाला, उसको तोड़वाकर जो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो बनवाता है, उसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो कोई ना कोई प्रशासन जो प्रशासक ये छोड़कर जाते थे, खुद तो नहीं रहते थे यहाँ पे, ठीक है। तो 1192 का जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, उसके बाद में तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तुर्कों के बाद में जो फिर मुगलों का अधिकार हो जाता है, मुगल आ जाते हैं। जो मुगलों के बाद में आते हैं मराठा आ जाते हैं। मराठा उनके जो आसपास जो समकालीन, ठीक है, थोड़े भी देखिए समझने की कोशिश करना, मारवाड़ और मेवाड़ के अधिकार में भी अजमेर जो रहता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जो तुर्क, फिर उसके बाद में मुगल और मुगलों के बाद में यानी मराठाओं के अधिकार में रहता है। और मराठा देखिए जो तीनों शक्तियों के अधिकार में रहता है अजमेर। जो अजमेर जो एक प्रकार से जो चौहानों के बाद में अस्त व्यस्त तरीके से ही हो रखा था, लेकिन मराठाओं के बाद में जो अंग्रेज आते हैं और मराठाओं को हटा के, मराठाओं को हरा के अंग्रेज खुद अधिकार कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा की बात यहाँ तक अपन कर चुके हैं। अजमेर अपने यानी अजमेर को अपने अधिकार में ले लेते हैं अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार, और यहाँ पर जो व्यवस्था कर देते हैं चीफ कमिश्नरी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ये जो ठिकानों वाली बात आ रही थी, तो ठिकानों को अपन पहले बात कर चुके, जागीर भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठिकाने और जागीर जो सामंतों के अधिकार में हुआ करती थी, ठीक है। तो ये आपको पहले ही समझ में आ चुकी है, तो ये ज्यादा कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं थी, तो आप भी समझदार हो। आगे अपन बात करते हैं 1935 का जो भारत शासन अधिनियम की कर लेते हैं। थोड़ी बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन इंडिया की, उस समय बात कर लेते हैं, या उस समय अपने को पढ़ना पड़ता है। इसके बिना मॉडर्न हिस्ट्री अपनी कंप्लीट नहीं होती, ऐसा माना जाता है, और हकीकत में नहीं होती है। और इसके जो भी जो इसका काफी जो ढांचा है, या काफी जो इसके जो रूल्स वगैरह है, जो अपने जो संविधान में अपनाए गए हैं, अपना जो संविधान का जो ढांचा है, मूल ढांचा है, उसमें इसके काफी जो लिए गए हैं, ठीक है। जो भी जो व्यवस्था है 1935 की जो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और जो पॉलिटी पढ़ते हैं उस समय अपने को ये भी पढ़ना पड़ता है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसके अनुसार या ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया कि यार इस प्रकार से जो रियासतें अलग अलग है, ये ठिकाने अलग अलग है, इनको एक किया जाना चाहिए, वरना ये बाद में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब जो रियासतों को एक जगह किया जाए तो डायरेक्ट तो कैसे किया जाए, इनके जो राजा वगैरह है, जो सामंत वगैरह है ठिकानों में, इनको इनसे भी तो बात करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा उनको मुश्किल लग रहा था। तो उन्होंने प्लान बनाया कि 1935 का भारत शासन अधिनियम था, ये लाया गया था अधिनियम में। इसके द्वारा प्लान तैयार किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि अखिल भारतीय संघ बना लिया जाए, ठीक है। अखिल भारतीय जो संघ में क्या किया जाएगा, इस संघ में किसको मिलाया जाएगा, इस संघ में जो क्या व्यवस्था होगी, अखिल भारतीय संघ। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अखिल भारतीय संघ, ये अखिल भारतीय संघ जो प्लान था 1935 का, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसकी योजना थी एक प्रकार से, उसकी प्लानिंग थी। हालांकि ये सफल नहीं हो पाता, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अपन आगे बात कर रहे हैं अभी, यानी स्टार्टिंग में जो आपको बता रहा हूँ, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके द्वारा प्लानिंग तैयार की गई कि एक भारत यानी अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, और इस संघ के अंदर या इस संघ में जो ब्रिटिश इंडिया और जो देशी रियासतें हैं उनको मर्ज किया जाए, उनका एकीकरण किया जाए, उनको एक जगह किया जाए, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया यानी जो वो अंग्रेज भी चाहते थे कि हम हमारे जो ब्रिटिश इंडिया, जो हमारे अधिकार में जो इंडिया का जो भाग है, जो इंडिया का भौगोलिक क्षेत्र है,
उसको तो तुरंत ही इसमें मिलाने के लिए तैयार है। ठीक है, इसमें तो कोई राम दुआई नहीं है, कोई राई दुआई नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ये रियासतें हैं इनसे बात की जाए और इनको एक जगह किया जाए, यानी ब्रिटिश इंडिया और जो देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ब्रिटिश इंडिया और जो देशी रियासतें हैं उनको मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। यह प्लान किसका था, यह योजना किसके द्वारा लाई गई? 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है आगे क्या होता है। राजा जो रियासतों वाले राजा क्या एक्शन लेते हैं। अब देखिए, आप थोड़ा सा सोच सकते हो, अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार वाले पढ़े लिखे लोग थे, उनको पता था भाई ठीक है अपन तैयार है, वो ही तो प्लान तैयार करने वाले थे। हालांकि राजा भी समझदार होते थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रही, वो अनपढ़ होते थे, इसका मतलब कुछ नहीं समझते थे, काफी अच्छे होते थे, काफी अच्छी जो उन्होंने भी काफी अच्छा डिसीजन लिया है, मैं मानता हूँ। लेकिन राजाओं की जो इच्छा ये थी भाई अपन अलग अलग जो रियासतों में हैं, अलग अलग रियासतों के राजा अपन हैं, अपनी रियासत के राजा अपन अकेले हैं। अगर एक जगह हो गया, जो भी ये जो संघ बनाया जा रहा है अखिल भारतीय संघ, अगर ये एक जगह हो गया तो इसका जो मुख्य आदमी एक होगा, जो इसका हेड आदमी एक होगा, एक बंदे के नीचे अपन, यानी ये तो है नहीं कि जो सारी रियासतों के राजा इसके जो मुखिया बन सकते हैं। ठीक है, तो एक के नीचे तो रहना पड़ेगा, एक के झंडे के नीचे तो रहना पड़ेगा। अपन मान लो छोटे से देश के राजा है, छोटी सी रियासत के राजा है, लेकिन है तो अपनी ना, कोई भी डिसीजन लेंगे, अपन सर्वे सर्वा होंगे, अपन सर्वोपरि होंगे। ठीक है, जो हाई कमान अपन होंगे। अब ये जैसे अखिल भारतीय संघ बना देगा, लेकिन इसका जो भी एक जो मुखिया होगा वो अधिकार, उसके पास पूरे अधिकार होंगे, उसके पास पूरे राइट होंगे। ठीक है, उसके पास पूरी शक्तियां होंगी। तो अपन ऐसे करते हैं, इस संघ बनाते ही नहीं है, इस संघ में शामिल ही नहीं होते हैं। तो राजाओं की अरुचि के कारण ये जो प्लान था ये फेल हो गया। ठीक है, तो आपको ये नोट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजाओं की अरुचि के कारण जो भारत सरकार जो 1935 वाला जो भारत सरकार का जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसके द्वारा जो प्लानिंग की गई थी, योजना लाई गई थी अखिल भारतीय संघ वाली, जो राजाओं की रुचि के कारण असफल हो गई थी, ये असंभव हो गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, या ये संभव नहीं हो पाया था अखिल भारतीय संघ वाला प्लान। ठीक, ये बात हो चुकी है 1935 के भारत शासन अधिनियम की। क्या तो योजना लाई जाती है, कैसे ये असफल होती है, कैसे ये संभव नहीं हो पाती है, कैसे ये असंभव होती। ठीक, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। देखिए, आगे खूब प्रयास किए गए थे काफी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन बीच की जो बातों को छोड़ते हुए जो अपने काम की नहीं है उनसे क्या मतलब है। एक जो फिर आगे चलकर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख ही लेना। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। कैबिनेट मिशन 1946 में लाया जाता है या आता है। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन के अनुसार, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट है यहाँ पे अपन समझने के लिए इसको एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं भाई, थोड़ा सा सहूलियत रहेगी समझने के लिए। भाई देखिए, ऊपर से पढ़े उससे बजाय ना थोड़ा सा डीप जाके पढ़ लो, सही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी जो कंसेप्ट होगा वो सही तरीके से अपना क्लियर हो सकता है। अब जो एक कैबिनेट मिशन है, ये योजना बनाता है, ये जो प्लान बनाता है कि एक, यानी भारत में संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, कैबिनेट मिशन अलग ही प्लान लाता है कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। देखिए, अपन जो पॉलिटी पढ़ते हैं और जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पर जो संविधान सभा सही यानी विस्तार से अपने को पढ़नी पड़ती है। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, देशी रियासतों से कितने थे, ब्रिटिश सरकार से कितने थे, फिर ब्रिटिश सरकार को भी तोड़कर अलग अलग बांटे जाते थे। ठीक है, सामान्य कितने क्या थे। ठीक है, तो मैं देखें नॉर्मल तो बताने की कोशिश करूंगा। संविधान सभा देखिए अपने को यानी ध्यान सब है, लेकिन सारे फैक्ट यहाँ पे बताने लग जाऊंगा तो फिर पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा आपको भाई, हिस्ट्री में यानी आपको यानी राजस्थान के एकीकरण में या इंटीग्रेशन में आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ रहा है। आपको ये ऐसा लगेगा, बोरिंग फील होगा, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात आ जाएगी। तो अपन जो मुख्य जो बात है, तो ये जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन का प्लान था 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है।
जो संविधान सभा में 389 जो सीटें थी, ठीक है, ये तो आप थोड़ा सा ध्यान ही रख लेना। अब मैं और बताऊं तो देशी रियासतें थी उनको 93 सीटें दी गई थी, ठीक है, 93 सीटें दी गई थी देशी रियासतों को। ब्रिटिश सरकार को दी गई थी 296, ठीक है। तो ये जो प्लान तैयार किया गया था संविधान सभा वाला कैबिनेट मिशन के द्वारा, भाई भारत में एक तो संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए और इसमें राजाओं को या इन रियासतों को मनोनीत या निर्वाचित अपने सदस्य संविधान सभा में भेजने चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए या समझ में आ गई होगी। वापस मैं बताऊं, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसका प्लान था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा में 389 जो सीटें निर्धारित की गई थी, उनमें से 93 या 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी। वे मनोनीत या निर्वाचित किसी भी रूप से यहाँ पे सदस्य भेजे जाने आवश्यक हैं संविधान सभा में, ठीक है। 296 ब्रिटिश सरकार को दी गई थी, ये भी आपको मैं बता दिया, समझ में आ गई होगी। देखिए, राजाओं को या रियासतों को ऑप्शन दिया गया था निर्वाचित और मनोनीत का, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप भेज दो, लेकिन भेजने अनिवार्य है। ब्रिटिश सरकार वाले तो जानते थे यार अपन तो निर्वाचित भी करवा देंगे, अपन ही तो प्लान बनाने वाले हैं, अपन ही नहीं चाहते तो अपन प्लान बनाते ही क्यों, तो अपन तो निर्वाचित करके भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, ब्रिटिश जो इंडिया को भी जो चुनाव करवाने के लिए जो प्रतिनिधि सभा, ये जो संविधान सभा था उसमें भेजना था, ठीक है। अब मैं बता चुका ये बात तो कि ब्रिटिश इंडिया जो था वो तो किसी भी प्रकार से यानी अपने प्रतिनिधि भेज सकता था, लेकिन ये तो निर्वाचन को ही चुनते हैं, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया वालों को भी चुनाव करवाकर प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजना जरूरी था। तो राजाओं की बात आपको ज्यादा समझ में आनी चाहिए। जब ब्रिटिश इंडिया वाले तो प्लान ही तैयार कर रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं इसके लिए, तो वो तो उनकी इच्छा हुई वैसे करवा देंगे, जैसे उनको सुटेबल लगेगा वैसे। लेकिन राजाओं को तो यही प्लान रहा है, कौन यहाँ पे निर्वाचन करवाएगा, कौन क्या फालतू के लफड़े पालेगा, कौन यहाँ पे प्रचार करेगा, फालतू में गाड़ियां वाड़ियां और लगानी पड़ेगी जो प्रचार वरचार के लिए निर्वाचन में, अपन तो डायरेक्ट मनोनीत कर देते हैं। तो राजाओं के द्वारा मनोनीत करना चुना गया, ठीक है। अब देखिए, थोड़ी सी मैं वापस और बात बताऊंगा आगे चलकर। मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ जो महाराणा भूपाल सिंह थे, देखिए भूपाल सिंह की और मेवाड़ की बात अपन स्टार्टिंग में इसलिए कर रहे हैं कि मेवाड़ एक बड़ी रियासत हुआ करती थी उस समय। हालांकि अपन पढ़ते आ रहे हैं कि मारवाड़ भी बड़ी रियासत थी, आमेर भी एक बड़ी रियासत थी, जयपुर जिसे अपन बाद में पढ़ते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये थी भाई, जो मेवाड़ का तो सहूलियत है, मेवाड़ के पक्ष में प्लस पॉइंट ये था कि वहां का जो गौरवशाली इतिहास अपन पढ़ते हैं। गौरवशाली इतिहास जैसे यानी सांगा कुंभा और जैसे प्रताप पढ़ते हैं, राज सिंह पढ़ते हैं। देखिए, उन्होंने लड़ाइयों के मामले में काफी उच्च स्तर पर अपना नाम कमाया, ठीक है। हालांकि मैं पहले से बताता रहा हूं कि जयपुर वाले भी कम नहीं थे, लेकिन लड़ाई जो लड़ते हैं वो खुद के लिए नहीं लड़ते हैं, मुगलों के पक्ष में लड़ते हैं काफी। जब अपन मानसिंह पढ़ते हैं, मानसिंह के लिए भी देखिए अफगानिस्तान तक में भय बना रहता था, काबुल यानी जो बंगाल बिहार है यहाँ की अपन पढ़ते हैं, लेकिन वो लड़ाइयाँ मुगलों के लिए लड़ते हैं। और देखिए, इनके जो स्थापत्य कला की बात करते हैं फिर जयपुर वालों की, यानी किस प्रकार से जयपुर को बसा देते हैं। जयपुर एक प्रकार से जो वर्ल्ड में फेमस है, जो यहाँ का जो बसावट है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो आधुनिक तरीके से, हालांकि बाद में जो आजादी के बाद में जो चंडीगढ़ को बसाया गया है, लेकिन जो जयपुर आधुनिक था एक प्रकार से, बहुत ही सही तरीके से बसाया गया था। इनके योगदान को भी भुलाया तो नहीं जाता है, लेकिन गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, जैसे वीरता की बात आती है, अपन मेवाड़ में जाते हैं, वही यानी अकबर जो प्रताप वाला जो युद्ध होता है, हल्दी घाटी युद्ध, वो याद आ जाता है मेवाड़ में जाते हैं। कुंभा याद आ जाता है, सांगा याद आ जाता है, ठीक है, राज सिंह याद आ जाते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना। उदय सिंह, ठीक है। मारवाड़ में भी अपन काफी बड़े राजा पढ़ते हैं, जैसे चंद्रसेन, लेकिन उनकी परिस्थिति कुछ अलग थी। तो जो मेवाड़ जो रियासत थी, ये अपने आप में एक बड़ी रियासत मानी जाती थी। इसका जो स्टेटस कुछ अलग ही होता था, कुछ ज्यादा ही ऊंचा होता था। देखिए, और भी अपन थोड़ी बहुत बातें करते आ रहे हैं पहले से, जैसे हुड़ा सम्मेलन है, देवबारी समझौता है, इनमें भी कहीं ना कहीं बोलबाला ज्यादा रहा था, मेवाड़ का रहा था।
ठीक है। अब बात आगे करते हैं। मेवाड़ महाराणा जो भूपाल सिंह थे, इन्होंने प्लान तैयार किया कि यार क्यों न जो मैं तो गया, लेकिन भाई मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने एक योजना बनाई, यार अपन एक देश बना लेते हैं अलग से। उस देश का नाम रख लेंगे राजस्थान यूनियन रख लेंगे, और राजस्थान यूनियन में रखा क्या जाएगा, राजस्थान यूनियन में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह तीन जो क्षेत्रों को, एक तो राजपूताना वाला क्षेत्र को लेना चाहते थे, एक मालवा वाला क्षेत्र मैं भी बताता हूं, और एक गुजरात वाला। ठीक है। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह प्लान तैयार करते हैं, योजना तैयार करते हैं, या जो सोचते हैं कि अपन यार जो ये तो ब्रिटिश सरकार तो अपने को बोल ही रही है भाई ऐसा करना है आपको, आपके लोग जो भेजना है। देखिए भूपाल सिंह प्लान बनाते हैं कि अपन एक राजस्थान यूनियन नाम अलग से देश बना लेते हैं। किन किन को मिलाकर, राजपूतानों को, यानी पूरे राजस्थान वाली जो रियासतें थी उस समय, तत्कालीन जो रियासतें, तत्कालीन जो राजपूताना वाला जो क्षेत्र था, इसकी सभी रियासतों को मिलाकर, और जो मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र था, वो जो राजस्थान के जो टच में होता था या टच में रहता था, उस क्षेत्र को मिलाकर, इधर जो गुजरात के जो सौराष्ट्र वाली जो क्षेत्र है, काठियावाड़ वाला जो क्षेत्र है, जो राजस्थान के लगता था उस समय में भी, तो उस क्षेत्र को, यानी इन जो क्षेत्रों को मिलाकर अपन राजस्थान यूनियन नामक एक अलग से ही देश बना लेते हैं, तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है। अब देखिए ये जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, इनको बुलाते हैं, भाई अपन एक साथ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, आओ एक बार आप। ठीक है। तो ये आते तो है, मालवा वाले भी आते हैं, गुजरात वाले भी आते हैं, राजपूताना वाले जो अलग अलग जो रियासतें थी, इनके जो प्रमुख भी आते हैं, कोई जो प्रधानमंत्री वगैरह आ जाते हैं, लेकिन आते हैं जो पहली बार जो बुलाया जाता है। इस जो यानी इनको मिलाने के लिए एक सम्मेलन, एक मीटिंग की जाती है मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। देखिए थोड़ा सा नाम आप लिख लेना, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, तो आप सुने हुए नाम, थोड़ा कोई ज्यादा टफ नहीं है, एक नाम लिख लेना। तो ये जो प्लान तैयार कौन करता है, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। 25-26 जून 1946 की बात है, 25-26 जून 1946 की बात है। इस दिन ये सम्मेलन बुलाते हैं, 25-26 जून 1946 को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान यूनियन नामक देश बनाने के लिए इन जो रियासतों के, इन क्षेत्रों के प्रमुखों को बुलाते हैं, एक सम्मेलन करते हैं। डेट आपको पता चल गई कब बुलाते हैं। देखिए ये जो लोग हैं आते हैं, लेकिन कुछ लोग यस भी करते हैं, आनाकानी करते हैं, ठीक है करेंगे, सोचेंगे, सोच के बताएंगे, ऐसा ही होता है। कुछ हैंड टू हैंड जो डिसीजन तो ले नहीं पाते हैं दबाव में, यार इसके सामने डायरेक्ट तो मना कैसे, एक बार वापस तो चले, फिर जाके मना कर दें, कौन होता। तो इस प्रकार की जो प्लान तैयार करने वाला, हमारे जैसे तू हमारे देश में रह जा, हम बढ़ेंगे प्रमुख। ठीक है। तो भाई जो इनके बातचीत होती है, भाई प्रमुख इसका कौन बनेगा, तो फिर बड़ी रियासत तो मेवाड़ मानी जा रही है, गौरवशाली इतिहास है, तो भोपाल सिंह कहते प्रमुख तो हम ही बनेंगे। ठीक है। तो फिर ये वापस एक बार जाते हैं। अब देखिए वापस यानी आप जो खुद की जो रियासतों में वापस पहुंच जाते हैं। अब देखिए इनके एक जो संवैधानिक सलाहकार की बात आती है, संवैधानिक सलाहकार बन चुके थे अब कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिनको अपन शॉर्ट नाम से जानते हैं के एम मुंशी। अपन इनकी भी थोड़ी सी अलग बात, या के एम मुंशी की जो पूरी बात मैं अलग बता दूंगा, एक जो रोचक सा फैक्ट है, जो तथ्य है। ठीक है। यहाँ से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, एकीकरण से उस जो मैं बात बताऊंगा। इस सम्मेलन के बाद में 25-26 जून 1946 वाले सम्मेलन के बाद में एक संवैधानिक सलाहकार बन चुके थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिनको शॉर्ट नेम से जानते हैं के एम मुंशी। ठीक है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह कहते हैं, यार एक बार आप वापस सम्मेलन करवाए, एक बार वापस मीटिंग करवाए, उनको वापस तो बुलाइए, वापस बात करेंगे। वापस इनवाइट भी किया जाता है इन लोगों को। ठीक है, इन लोगों को। लेकिन दोबारा जो सम्मेलन किया जाता है उसमें जो प्रमुख सभी यानी सारे आ नहीं पाते हैं, कोई प्रधानमंत्री भेज देता है, कोई राजकुमारों को भेज रहा है। ठीक है। सफल नहीं हो पाए थे एक प्रकार से। आप तो ये ध्यान रखना, सीधी सी बात, कि ये जो प्लान भी इनका फेल हो गया, भूपाल सिंह का भी। देखिए यहां पर भी यही बात आ रही थी, आपसी जो विचारों का टकराव, अपनी जो गरिमा को लेकर कि भाई मैं राजा बनूं, मैं इसका मुखिया रहूं, तो नीचा कोई रहना नहीं चाह रहा था। तो आपसी जो विचारों के टकराव के कारण ये जो प्लान भी फेल हो जाता भूपाल सिंह का।
देखिए बात आती है अब सवाई मानसिंह सेकंड की जयपुर की तरफ से। सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर का इस समय राजा है। उनके जो प्रधानमंत्री है अपन पहले पढ़ चुके हैं, वीटी कृष्णमाचारी। सवाई मानसिंह सेकंड उनके प्रधानमंत्री वीटी कृष्णमाचारी से कहते हैं भाई यार अपन भी एक अलग से देश बनाने की कोशिश करते हैं, वही थोड़ी ना सोच सकते हैं, अपने पास भी तो विचार, अपन भी तो किस तरीके से यहाँ पे यार जयपुर वयपुर बसा रखे हैं, छोटा मोटा रुतबा थोड़ी ना अपना। तो ये भी जो जयपुर वाले भी प्लान तैयार करते हैं, लेकिन ये किस किस को मिलाकर एक देश बनाना चाहते हैं, ये अलवर साइड अपनी नजरें दौड़ाते हैं। ठीक है, जयपुर वाले यानी अलवर और करौली, कि अलवर और करौली उस समय में किसी न किसी टाइम में यानी जयपुर का ही हिस्सा हुआ करता था। इनको वापस अपन एक यानी एक मिलाकर, एक जगह मिलाकर अपना एक अलग ही देश बना ले। तो आप देखिए लिख लेना, लिखने की कोशिश करना, सवाई मानसिंह सेकंड जो जयपुर के राजा थे, या जयपुर के राजा सवाई मानसिंह सेकंड अलवर और करौली को मिलाकर अपना एक अलग ही संघ बनाना चाहते थे। इस समय उनके प्रधानमंत्री थे वीटी कृष्णमाचारी। इतना सा जो वाक्य लिख लेना, जो ये नोट डाल लेना, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह की। डूंगरपुर के राजा इस समय लक्ष्मण सिंह है। तो लक्ष्मण सिंह ने भी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर एक अपना ही जो देश बनाने की कोशिश की, वागड़ संघ बनाने की बात की, या वागड़ संघ बनाने की कोशिश की। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह ने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाने की कोशिश की या प्लान तैयार किया, लेकिन ये भी इनका असफल रहता है। ये प्रयास भी इनका असफल रहता है। मेवाड़ का असफल है, जयपुर का असफल है, डूंगरपुर की बात कर ली, ये भी असफल है। बात आती है कोटा की। तो कोटा के इस समय राजा रहते हैं भीम सिंह। तो भीम सिंह ने, जो कोटा के राजा भीम सिंह थे, इन्होंने बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती सिंह बनाने का प्रयास किया। ठीक है, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर कोटा के राजा भीम सिंह ने हाड़ौती सिंह बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह भी असफल रहता है। अब इन राजाओं के विचार एक जगह नहीं टिक पा रहे हैं, एक जगह नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, आपस में बनने वाली बात तो है ही नहीं। अब बात आती है भारत सरकार की। देखिए अब तक अपन बात करते आए हैं रियासतों की, ब्रिटिश सरकार की। अब भाई भारत सरकार भी तो अब आगे डिसीजन लेगी नहीं, ये थोड़ी ना भी इन रियासतों को खुद के स्तर पर ही छोड़ दिया जाए। 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार रियासती विभाग की स्थापना कर देती है। देखिए अब ये जो रियासती विभाग की स्थापना कर दी जाती है, इसके बाद में तो इनके भाई जरूरी हो गया था अब जो एकीकरण की, अब जो प्रॉपर बात चलेगी। रियासती विभाग क्या डिसीजन लेता है, क्या इसके द्वारा प्लान बनाए गए थे, इनकी अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना कर दी। ठीक है, रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार के द्वारा यह बनाया गया रियासती विभाग। अब देखिए इसके मंत्री और सचिव बनाए जाते हैं। इसकी जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है दो लोगों को। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके मंत्री बनाए जाते हैं, और वीपी मेनन इसके जो सचिव बनाए जाते हैं। ठीक है, सचिव बनाए जाते हैं वीपी मेनन, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए जाते हैं मंत्री।
कि पटेल जी और मेनन जी आप लोग रियासती विभाग की कमान आप संभालो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गुजराती बंदे थे, इंटेलिजेंट बंदे थे, ठीक है। तो जो रियासती विभाग की जो कमान थी इनको सौंप दी गई, पटेल जी को और मेनन जी को। वीपी मेनन सचिव बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग ने अनाउंसमेंट किया, रियासती विभाग ने घोषणा की कि रियासती विभाग के अनुसार, ये इन्होंने जो घोषणा की थी उसके अनुसार कि वे रियासतें, देखिए समझना एक बार, ठीक है, सही तरीके से समझना, सुनना, कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख है, ठीक है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख है या 10 लाख से अधिक है वे रियासतें, और जिनकी आय 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक हो, ठीक, वे रियासती विभाग के अनुसार जो अनाउंसमेंट किया गया था, घोषणा की गई थी, या इसका जो प्रावधान रखा गया था कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या, ये से जो शॉर्ट में लिख रहा है इसका जनसंख्या, जिन उन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और जिन रियासतों की आय 1 करोड़ है या 1 करोड़ से अधिक है, वो रियासतें अलग रह सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और उनकी आय 1 करोड़ से अधिक है, वे रियासतें अलग रह सकती है, वरना हम जो बाकी जो रियासतें हैं उनका एकीकरण करेंगे। इन्होंने जरूरी कर दिया था, ठीक है, कि ये अब जरूरी है, हम करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। कि ये जो ये शर्तें जो टीएनसी जो फॉलो कर रही है, जो रियासतें जो जो शर्तें हैं, 10 लाख जो जनसंख्या वाली और 1 करोड़ वाली जो आय की जो बात है, जो इन शर्तों को पूरा कर रही है, वो तो अलग से अपने सेपरेट रह सकती है, उनसे भी उनको हम परेशान नहीं करेंगे। लेकिन और जो 1 करोड़ से कम आय वाली जो रियासतें हैं और 10 लाख से कम जनसंख्या वाली रियासतें हैं, उनका हम जो एकीकरण करेंगे, उनका हम विलय करेंगे। ये अनाउंसमेंट कर दिया गया। देखिए, इसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूं, इस जो ये जो शर्तें थी, 2 शर्तें थी, इनको 4 रियासतें पूरी कर दी, ठीक है। जो 4 रियासतें, थोड़ा बहुत आप भी दिमाग लगा सकते हो। तो एक तो बड़ी रियासत उधर मेवाड़, एक रियासत इधर मारवाड़, एक रियासत इधर भाई बीकानेर और एक जयपुर। देखिए, मेवाड़, जोधपुर और बीकानेर और जयपुर, जो ये चारों रियासतें थी, ये इन शर्तों को पूरा कर रही थी। वापस बताऊं, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो शर्त पूछी जा सकती है, इनके द्वारा पूछा जा सकता है, भाई इसको पूरा करने वाला कौन कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें थी, या रियासतों का जोड़ा बताइए। तो ये चारों रियासतें दे सकते हैं या निम्नलिखित में से एक रियासत दे सकते हैं। तो यानी मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। ध्यान रखना, इन जो शर्तों को पूरा कर रही थी ये 4 रियासतें कर रही थी, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। इनको जो और रियासतें थी बाकी, जो इन शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी, या जो बची हुई रियासतें थी इन शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी, उनको कहते हैं भाई आप अपना जो डिसीजन जल्दी से कर लो, किस प्रकार से आपका विलय किया जाना है, और हम आपका विलय करेंगे। अब देखिए, वो सोचते हैं कि वो कहते हैं हम कैसे कर ले आपसे, हम विलय कैसे कर ले, हमारा तो जो अंग्रेजों से संधिया हो रखी है, संधिया हो रखी है, तो उनके पास हमारे तो जो राइट्स है जो उनके पास है, जो अधिकार है जो उनके पास है, हमारी जो शक्तियां हैं, जो पावर्स है जो उनके पास है, अंग्रेजों के पास है। तो फिर जो यहाँ पर एक अधिनियम पारित किया जाता है 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया जाता है। और इस अधिनियम की जो एक धारा थी 8, ठीक है, धारा 8 थी भाई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार यह अनाउंसमेंट किया जाता है कि देशी रियासतों के साथ अंग्रेजी संधियां समाप्त कर दी जाएगी या कर दी गई है, ठीक है। तो ये जो छोटी रियासतों वाले जो ये राजा इस प्रकार की बात या हवाला दे रहे थे कि हमारी जो संधि की हुई अंग्रेजों से, उनके पास जो हमारी पावर्स है, जो शक्तियां हैं, जो भी राइट्स है, ठीक है, उनका कुछ तो सॉल्यूशन करो, तभी तो हम विलय कर पाएंगे, तभी तो हम सोच पाएंगे थोड़ा बहुत।
तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है और इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अंग्रेजों से जो देश रियासतें संधियां कर रखी थी उन संधियों को समाप्त किया जाता है। तलाक तलाक तलाक, ठीक है, हम अलग है भैया आपसे। अब देखिए ये जो प्रोसेस है यहां तक आ जाता है समझ में, या अब इससे आगे बात करते हैं। अब जो भारतीय रियासतें, जो राजस्थान की जो ये रियासतें थी, इनको जो समस्याएं क्या आ रही थी, इनको जो इनके सॉरी जी इनका विलय किया जाना था, उस विलय में समस्याएं क्या क्या आ रही थी उनकी भी मैं थोड़ी बहुत आपको बताने की कोशिश करूं। मौखिक बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। लिखना चाहो तो आप लिख लें। राजस्थान के एकीकरण में समस्याएं, हेडिंग आप डाल सकते हो। 4 से 5 में आपको जो ये समस्याएं बता दूंगा। देखिए, तो फर्स्ट अपन समस्या देख सकते हैं तो सीमांत प्रदेश, ठीक है, जो इन राजस्थान की जो रियासतों का जो सीमांत प्रदेश था, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये राजस्थान वाला जो मैप है, जो पश्चिमी साइड का जो मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए जो ये पाकिस्तान साइड में जो रियासतें हैं राजस्थान की, उनकी बात करते हैं। जैसे जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर है, ये पाकिस्तान वाले जो इलाके से, जो एरिया से लगती हुई जो रियासतें थी। तो ये सीमांत प्रदेश वाली भी एक समस्या इनके सामने आ रही थी। इनको लग रहा था, जो भारत सरकार वालों को, भाई यार सबसे पहले इन रियासतों का विलय किया जाना चाहिए। अगर इन रियासतों का विलय नहीं किया गया तो पाकिस्तान कोशिश करेगा इनको अपने पास लेने की, अपने अधिकार में लेने की, और ये भी बुड़ सकते हैं, ये भी इधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनका कुछ सॉल्यूशन किया जाए। तो ये सीमांत प्रदेश वाली जो समस्या आ रही थी इनके सामने। दूसरी जो समस्या आ रही थी, सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, आप लिख लेना। दूसरी जो समस्या, जो प्रॉब्लम एकीकरण में, सांप्रदायिक दंगे। अलवर और भरतपुर के सांप्रदायिक दंगों की बातें अपन पहले भी कर चुके हैं। अलवर में किशन यानी भरतपुर में किशन सिंह को उठाकर ब्रजेंद्र सिंह को बना दिया जाता है। अलवर में भी अपन जय सिंह और तेज सिंह की बातें करते आ रहे हैं। तो अलवर और भरतपुर में सांप्रदायिक दंगे हो रखे थे। उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जो क्षेत्र था, ये अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम लोग थे, ये एक प्रकार से उपद्रवी थे, ये एक प्रकार से सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दे रहे थे। अलवर और भरतपुर में जैसे हिंदी वाली जो भाषा को लेकर जो आंदोलन वगैरह चलाए जा रहे थे, मुख्यतः ये उत्तर प्रदेश से इनको सहम मिल रही थी, एक प्रकार से सपोर्ट मिल रहा था यूपी वाले क्षेत्र से, ठीक है। तो सांप्रदायिक दंगे भी बढ़ रहे थे यहाँ पर, जो राजस्थान की जो भरतपुर वाली और जो अलवर वाली जो रियासत है इनमें, ठीक है, ये एक परेशानी आ रही थी इनको। और फिर इसके बाद में बात करते हैं शासकों की। जो राजा वगैरह जो थे इन रियासतों में, जो मुखिया थे, जो शासक थे, इनकी आपसे महत्वाकांक्षाएं, ठीक है, शासकों की व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है, ठीक है, पर इनका जो ये सत्ता के मुंह से हट नहीं रहे थे, सत्ता के मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये तीसरी समस्या, तीसरी प्रॉब्लम ले सकते हो। और जो चौथी प्रॉब्लम एक ये ले सकते हैं, वो जो अपन अभी बात कर रहे थे, मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास। ये जो मेवाड़ वाले जो शासक थे, इनको लग रहा था यार जो हमारे बप्पा राव ने यहाँ पे स्थापना कर दी है 734 में, उसके बाद से यानी कुंभा सांगा राज सिंह, जो प्रताप सिंह, जो प्रताप है पढ़ते हैं, उदय सिंह पढ़ते हैं, इस प्रकार से वो अपनी जो प्राणों को न्यौछावर किए हैं मेवाड़ के लिए, उनके रक्त से सिंची हुई जो दरा है, इसको हम कैसे आपके अंडर में कर दे। तो इस प्रकार से जो मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था या समस्या बन रहा था। ये कुछ समस्या मैं आपको बताया हूं, आपकी इच्छा हो तो लिख लेना, नहीं इच्छा हो तो आपका अधिकार है लिखना और नहीं लिखना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एकीकरण की। एकीकरण करने लायक अब जगह कौन कौन सी बचती हैं, किन रियासतों का या किस किस रियासतों का स्टार्टिंग में एकीकरण किया जाता, उनकी बात करते हैं। अपन पहले बात कर चुके हैं अभी कि 4 रियासतें ऐसी थी कि वो जो ये 2 शर्तें थी इनको पूरा कर रही थी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 करोड़ से अधिक आय, तो उनको हम तो छेड़ेंगे नहीं, उनसे अभी बात ही नहीं करेंगे। वो अलग से रह सकती है, अलग से अपना एक देश बना के रह सकती है, सेपरेट रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 19 रियासतों की, ठीक है। 4 जो सेपरेट रियासतें हैं इनको हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। 19 में से 4 को तो छोड़ दो। बात आती है एक सिरोही की।
सिरोही की थोड़ी सी मैं इसलिए बताना चाहूंगा यहाँ पे, सिरोही का शायद अपन पहले पढ़ चुके हैं प्रजामंडल के दौरान, कि सिरोही की जो सीमा थी बॉम्बे प्रांत से लगती थी। बॉम्बे प्रांत में उस समय आता था जो मराठी जो लोग थे, जो वर्तमान जो महाराष्ट्र है और गुजरात है, ये जो क्षेत्र आता था बॉम्बे प्रांत में, तत्कालीन समय की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में इनके लिए जो आज़ादी के बाद में जो व्यवस्था कर दी गई, मराठियों के लिए अलग से जो महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए अलग से गुजरात की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन उस समय जो गुजरात से या बॉम्बे प्रांत से आते थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जिनकी अपन अभी बात कर चुके हैं कि मंत्री बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो रियासती विभाग बनाया गया था उसका जो मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वल्लभ भाई पटेल जो गुजराती थे, इंटेलिजेंट बंदे थे। वल्लभ भाई पटेल चाह रहे थे कि ये जो सिरोही है, ये डायरेक्ट कह देते हैं वल्लभ भाई पटेल कि सिरोही से तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिरोही तो उधर बॉम्बे प्रांत में ही शामिल होगा, सिरोही से तो मैं बात कर लूंगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ सर्वेसर्वा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे तो आवश्यकता भी नहीं है बात करने की, ठीक है। अब जो वल्लभ भाई पटेल थे सिरोही को इधर बॉम्बे प्रांत में मर्ज करना चाहते थे, बॉम्बे प्रांत में मिलाना चाहते थे। उनको भी लगता था कि भाई गुजरात में आएगा, जो अपने वाले क्षेत्र में आएगा, बॉम्बे प्रांत तो जो बॉम्बे से जो महाराष्ट्र भी कभी ना कभी फ्यूचर में अलग हो सकता है, लेकिन ये राजस्थान से लगता हुआ जो क्षेत्र था उस समय राजपूताना जो बॉम्बे प्रांत पर था, एक प्रकार से जो सिरोही था, तो अगर अपने वाला क्षेत्र अलग भी होगा तो अपने वाले क्षेत्र में आएगा सिरोही, ठीक है, महाराष्ट्र में तो नहीं जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि वल्लभ भाई पटेल सिरोही को इस प्रकार से वहां पे मिलाने की क्यों सोच रहे थे। देखिए सिरोही का जो आर्थिक महत्व अपन मान सकते हैं, आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक जो इसकी कंडीशन है वो एक प्रकार से हाई मान सकते हैं सिरोही वाले क्षेत्र। क्यों? पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सिरोही, देलवाड़ा के मंदिर है, माउंट आबू है, माउंट आबू बंदा घूमने जाएगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, रूम लेगा, यहाँ से ऑटो वगैरह जो भी लेगा, खाने पीने की चीजें लेगा, किसी न किसी प्रकार से टैक्स आएगा, जो राजस्व आएगा, जो रेवेन्यू आएगा सिरोही के पास आएगा। सिरोही वाला क्षेत्र होगा जिसके पास आएगा, सिरोही जिस क्षेत्र में होगा उस सरकार के पास आएगा। तो किसी न किसी प्रकार से आर्थिक व्यवस्था मजबूत थी सिरोही वाले क्षेत्र की पर्यटन की दृष्टि से, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सिरोही अपने वाले क्षेत्र में रहना चाहिए, तो वल्लभ भाई पटेल सिरोही को अलग छोड़ देते हैं, ठीक है, ये बात आ जाती है। इसको अलग कर दो तो 5 रियासतों की बात हो गई, 19 में से 4 तो जो 2 शर्तों को पूरा कर रही थी, मेवाड़, जो मारवाड़, बीकानेर और जयपुर वाले, ठीक है, 4 रियासतें उन 2 शर्तों को पूरा करी थी। इनको छोड़ दो कि भाई इनसे तो अभी बात नहीं करना आपने। ये जो रियासत जो सिरोही है इसके लिए वल्लभ भाई पटेल की खरीद है, इससे कोई बाद में बात करेंगे, ये तो बॉम्बे प्रांत में मिलाया जाए, ठीक है। तो 5 रियासतें छोड़ दो। अब बात आती है एक और जो 2 रियासतों की बात आएगी, वैसे अपन एक की बात करते हैं, पहले जोधपुर की। जोधपुर के साथ देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना अपन, वैसे इसमें 4 में कर लिए हैं जोधपुर की। तो जोधपुर के साथ जो जैसलमेर की बात है, ये इसके लिए अपन बात कर रहे हैं जोधपुर की। तो यहाँ पे समझने लायक जो बात आएगी ये भी सुनना, थोड़ी सी समझना भी सही तरीके से, ठीक है। तो जैसलमेर वाली जो रियासत थी ये कहीं ना कहीं डिपेंड हो रखी थी जोधपुर पर, कि जैसे जोधपुर कहेगा, जैसे जोधपुर करेगा वैसे हम कर लेंगे, ठीक है। और मैं बात बताऊंगा जैसलमेर इसलिए कैसे क्या कर रहा है। अब भाई जैसलमेर जोधपुर पर टिक जाती है तो जोधपुर का तो पहले ही यहाँ पर डिसीजन हो रखा है, तो जोधपुर से तो हम अपन बाद में बात करेंगे। ये उन 4 जो 2 शर्तों को पूरा कर रही है, इसलिए भाई जैसलमेर को छोड़ना पड़ रहा है। अब देखिए जैसलमेर की मैं थोड़ी सी बात बताने की कोशिश करूंगा। जैसलमेर वापस यहाँ पर बॉर्डर पर है, पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर, ठीक है। जैसलमेर पर पाकिस्तान की पूरी नजर थी कि जैसलमेर और जोधपुर वाली जो रियासतें हैं इनको अपने कब्जे में ले ले, ठीक है। देखिए पाकिस्तान कोशिश करता है, आक्रमण भी करता है, कबीले अपने भेजते हैं, सेना की ड्रेस में कबीला भेजता है, कबीले भेजता है पाकिस्तान, ठीक है। हालांकि आते कबीले थे लेकिन सेना के रूप में आते थे एक प्रकार से, ठीक है, सेना नहीं आती थी भाई पाकिस्तान की। यहाँ पाकिस्तान इस समय 3 जगहों पर आक्रमण करता है, ठीक है, जिसको अपन वर्तमान में पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, वहां पर आक्रमण करता है, वहां पर हमला करता है।
एक क्षेत्र बलूचिस्तान पर आक्रमण करता है, एक जो जैसलमेर पर आक्रमण करता है। समझने की कोशिश करना, मैं सही समझाने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की भी सही तरीके से कोशिश करूंगा, ठीक है। पाकिस्तान इस समय 3 क्षेत्रों पर हमला करता है, भारत के 3 क्षेत्रों पर। भारत की बात देखिए, जैसे पाक अधिकृत कश्मीर आता है तो भारत के संदर्भ में हो जाती है बात, राजस्थान के संदर्भ में नहीं, लेकिन भारत पर 3 जगह पर आक्रमण करता है इस समय। एक तो पीओके पर, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आधा कश्मीर है, यहाँ पर अधिकार कर लेता है पाकिस्तान, ठीक है। देखिए, यह आधे जो कश्मीर, जो पाकिस्तान की सेना आ गई थी आधे कश्मीर तक, तब जाकर जो ये स्थिति बिगड़ने लगी और इस स्थिति को यूएन में ले जाते हैं। नेहरू जी वगैरह जो भी थे, भारत के जो नेता थे, और भी जो नेता लोग मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, यूएन में ले जाते हैं, और वहां का जो डिसीजन आता है भाई, जिन जिन दोनों देशों की सेनाएं जहां जहां पर है वहीं पर रुक जाइए, इसका डिसीजन बाद में लेंगे, या अब डिसीजन इसका अपन मिलकर या बैठकर करेंगे। तो जहां पर जो सेना आ जाती है, तो पाकिस्तान की जो सेना आधे कश्मीर तक आ जाती है, तो आधा कश्मीर, जिसको पाकिस्तान वाले मानते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में, यानी पाकिस्तान के अधिकार में माना जाता है आज। हालांकि भारत वाले मानते हैं कि कभी ना कभी हम पाक अधिकृत कश्मीर को हम लेंगे, ठीक है, ये भारत का क्षेत्र है। आधा ले लेते हैं कश्मीर को। बलूचिस्तान पर आक्रमण करते हैं पाकिस्तान वाले, पूरा बलूचिस्तान ले लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसलमेर पर यानी हमला करते हैं। जोधपुर की सेना जैसलमेर की सेना की तरफ से, यानी जोधपुर और जैसलमेर की सेना एक साथ लड़ती है पाकिस्तान की सेना से या पाकिस्तान के कबीलों से। तो यहां से जो जैसलमेर के क्षेत्र से पाकिस्तान के कबीलों को जैसलमेर और जोधपुर वाली जो सेना भगा देती है, हरा देती है एक प्रकार से। 3 बार आक्रमण करता है पाकिस्तान, एक बार यानी कश्मीर पर, आधा कश्मीर ले लेता है। एक बार करता है बलूचिस्तान पर, पूरा बलूचिस्तान जीत लेता है पाकिस्तान, या खुद के अधिकार में कर लेता है। तीसरा आक्रमण करते हैं यानी जैसलमेर पर, लेकिन जोधपुर और जैसलमेर की सेनाओं ने पाकिस्तान वालों को भगा दिया। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इस प्रकार से जैसलमेर वाले कहते हैं भाई हमारी जो साइड था, जोधपुर वाले कर रहे हैं, और जोधपुर वाले जो डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम भी ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की बात आ जाती है। तो भाई जैसलमेर को भी पेंडिंग में छोड़ दो। अब देखिए, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। 4 रियासतें ये हैं, एक ये है, एक जैसलमेर है, ठीक है। 4, 5 और 6, तो 6 रियासतों को गठा दो 19 में से, ठीक है। 6 रियासतों को 19 में से गठाने के बाद में ये 13 रियासतें बचती हैं। तो इन्होंने प्लान तैयार किया कि हम 13 रियासतों का विलय करेंगे शुरुआत में, 13 रियासतों से बात करेंगे शुरुआत में, 13 रियासतों का इंटीग्रेशन या एकीकरण करेंगे शुरुआत में, ठीक, ये बात हो चुकी है। अब देखिए, यहां तक की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको बता दी। 13 रियासतों का विलय करने लायक था, या 13 रियासतें विलय करने लायक थी। इसके बाद में बात आती है अभी करे किससे, बातचीत कहीं से करे, कहां से करे, स्टार्ट कहां से करे। तो सबसे पहले ध्यान जाता है इनका अलवर और भरतपुर में। देखिए, अलवर के राजा उस समय तेज सिंह थे। अलवर के राजा तेज सिंह के जो प्रधानमंत्री थे NV खरे, ठीक है, VN खरे थे, VN खरे। खरी कहते होंगे VN खरे जो थे। तो VN खरे तेज सिंह के प्रधानमंत्री थे। तेज सिंह अलवर का राजा है इस समय। गांधी जी की हत्या में तेज सिंह की संदिग्ध भूमिका मानी जाती है, ठीक है, अपन पहले बात कर लिए हैं ये बात भी। तेज सिंह की गांधी जी की हत्या में संदिग्ध भूमिका मानी जाती है, तो तेज सिंह को तो हटा दिया जाता है यहां से, ठीक है। भारत सरकार यहां पर नियंत्रण कर लेती है खुद का, यह बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले अलवर पर यहां पर अधिकार कर लेती है। तेज सिंह का गांधी जी की हत्या में संदिग्ध भूमिका मानकर हटा देती है, और इस जो अलवर वाले जो क्षेत्र, अलवर रियासत को अपने अधिकार में कर लेती है भारत सरकार, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। एक रियासत आ चुकी है इनके अधिकार में। बात आती है भरतपुर की। भरतपुर में भी अपन सांप्रदायिक दंगे पढ़ लेते हैं। किशन सिंह का जो बेटा था, जो पुत्र था, अल्पवयस्क था, जो कम उम्र में जो राजा बना देते हैं अंग्रेज उसको, ब्रजेंद्र सिंह।
तो ब्रजेंद्र सिंह पर आरोप लगाए जाते हैं कि यार आप यहां पर सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह कहता है यार पटेल जी आपका दिमाग खराब हो रहा है, मैं इस प्रकार से जो सांप्रदायिक दंगे क्यों करवाऊंगा, और जो यहाँ की जो रियासत है, ये जो राजा का पद है आप संभालो और ये रियासत संभालो आप, मेरी बस की बात नहीं है। फालतू के आरोप और लगा रहे हो, फालतू के ब्लेम और लगा रहे हो, मेरे से नहीं संभलता है यहाँ का प्रशासन, आप जानो और आपका काम जानो। तो ब्रजेंद्र सिंह खुद ही सरकार को जो रियासत की जो शक्तियां सौंप देता है। ठीक, तो इनके पास कौन कौन सी रियासतें आ चुकी हैं, अलवर और भरतपुर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, भरतपुर का इस समय राजा है किशन सिंह का बेटा ब्रजेंद्र सिंह। ठीक है, देखिए ब्रजेंद्र सिंह खुद ही शासन संबंधी अधिकार जो सरकार को सौंप देता है, भारत सरकार को। तो यहाँ पर जो भरतपुर में एक प्रशासक बनाते हैं भारत सरकार वाले, एस.एन. सप्रू। ठीक है, भरतपुर का प्रशासक किसे बनाया जाता है, एस.एन. सप्रू को बनाया जाता है। एस.एन. सप्रू जी आप भरतपुर का प्रशासन संभाली है। देखिए अब जो अलवर और जो भरतपुर जो रियासतें थी, ये जो दो रियासतें भारत सरकार के नियंत्रण में आ चुकी थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है भाई थोड़ी सी और कोशिश कर ले तो थोड़ा सा क्षेत्र बड़ा हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ये दो रियासतों को क्या एकीकरण करते हैं शुरू में, तो इनकी फिर नजरें जाती हैं और भाई जो पड़ोसी इनके भाई कौन। अब ये तो नहीं कि अलवर और भरतपुर के साथ जो साउथ वाली कोई रियासतों को ले ले, ठीक नहीं रहेगा। कोई वेस्टर्न जो रियासतों को ले ले, पश्चिमी रियासतों को ले ले, ठीक है भाई, इधर वाली रियासतों, ये भी ठीक नहीं रहेगा। तो अलवर और भरतपुर की जो पड़ोसी जो रियासतें हैं, धौलपुर और करौली। ठीक है, देखिए भाई जो अलवर और भरतपुर के जो पड़ोसी जो रियासतें हैं, धौलपुर और करौली रियासतें हैं, तो भाई इनका अपन एक विलय करते हैं, चारों रियासतों को मिलाकर एक अलग से जो क्षेत्र निश्चित कर देते हैं, जो एक अलग से संघ बना देते हैं। ठीक है, तो शुरू वाला जो प्रथम चरण है इसकी अपन अब बात करते हैं। आज प्रथम चरण ही पढ़ेंगे, जो फर्स्ट जो चरण पढ़ेंगे। तो इस यानी जो इस फर्स्ट चरण में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर का विलय किया जाता है और एक जो ठिकाना था नीमराना। ठीक है, नीमराना को साइड में रहने दो भी। नीमराना की बस ये ध्यान रखना है कि प्रथम चरण में इसका विलय कर लिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली। ठीक है, देखिए इन चारों जो रियासतों का विलय किया जाता है, इस जो विलय का जो नाम दिया जाता है मत्स्य संघ। ठीक है, एक मत्स्य संघ की जो डेट भी लिख लेना आप, कि अभी मैं बताऊंगा कि जो वे कब किया जाता है, उद्घाटन वगैरह कब किया जाता है। ठीक है, वो डेट याद रखना चाहिए, कब बना था मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 को बना था। ठीक है, देखिए अब बात आती है भाई किस प्रकार से जो व्यवस्था बनाएंगे जो चारों रियासतों की, प्रमुख वगैरह कौन होंगे। धौलपुर के इस समय राजा उदयभान सिंह। ठीक है, धौलपुर के राजा उदयभान सिंह है। उदयभान सिंह से बात करते हैं जो भारत सरकार वाले, क्या उदयभान सिंह आपको विलय कर लेना चाहिए, और भैया उनको तो हम जो अधिकार में ले लिया है अलवर और भरतपुर को तो, लेकिन धौलपुर वाले उदयभान सिंह ये क्यों माने भाई, नहीं भाई आप तो इस प्रकार से विलय कर रहे हो, मैं तो राजा हूं यहाँ का, तो मुझे भी तो कुछ फिर क्या मिलेगा मेरे को। तो फिर ये कहते हैं भाई हमारे पास सारी शक्तियां हैं उनकी, आपको ऐसा करते हैं यहाँ का जो राज प्रमुख बना देंगे। ठीक है, जो चारों रियासत होगा जो मुखिया जब हेड है, सर्वेसर्वा आपको बना देंगे। तो उदयभान सिंह जो धौलपुर वाले थे, इनको राज प्रमुख बनाया जाता है। और फिर एक बार आपको याद दिला देता हूं, उदयभान सिंह वसुंधरा राज्य जी के ससुर थे, और जो
इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और मैडम जी के ससुर लगते थे। ठीक, ये बात हो चुकी है। धोल यानी जो मत्स्य संघ के जो प्रथम चरण के राज प्रमुख बनाए जाते हैं उदयभान सिंह। ठीक है, मत्स्य संघ का भी मैं नाम बताऊं कि मत्स्य संघ किस प्रकार से नाम पड़ता है। एक बार मैं थोड़ा सा ये और बता देता हूँ संघ भाई नाम कैसे पड़ता है। अब बात आती है करौली की, तो भाई इसका उपराज प्रमुख किसे बनाया जाएगा, तो करौली वालों को उपराज प्रमुख बना दो। ठीक है, तो करौली से उपराज प्रमुख बना देते हैं। उपराज प्रमुख बनाए किसे, तो करौली का जो था शासक गणेश पाल। ठीक है, गणेश पाल को उपराज प्रमुख बना दो मत्स्य संघ का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, गणेश पाल उपराज प्रमुख बना दिया जाता है। अब बात आती है अलवर की। देखिए, अब मैं नाम भी बताने की कोशिश करूंगा। बात आती है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के पास। ये कहते हैं जो लोग थे पटेल जी, मेनन जी, ये सब लोग कहते हैं भैया इसका नाम क्या रखे। कन्हैयालाल मुंशी के पास बात करते हैं भैया नाम क्या रखे, जो संघ का अपन बना तो रहे हैं। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जो नाम पूछते हैं, भाई नाम तो क्या भाई बताते हैं, भाई आप एक बात बताओ पहले कि जो आप संघ बना रहे हो इसकी राजधानी किसे बनाओगे। तो ये लोग बनाते कहते हैं भैया राजधानी तो अपन अलवर को बना लेते हैं, इनसे अपन अधिकार भी छीन लिए हैं, कम से कम राजधानी तो बना देते हैं। ठीक है, तो फिर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी सोचते हैं और बताते हैं कि यार जो अलवर वाला जो क्षेत्र है कभी ना कभी मत्स्य क्षेत्र रहा है, मत्स्य महाजनपद रहा है, एक बड़ा महाजनपद रहा है। भगवान विष्णु जी का जो प्रथम अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार, उसके नाम पर जो महाजनपद का नाम रखा गया है। तो इस जो क्षेत्र का नाम मत्स्य महाजनपद रखा गया, ऐसा ही आपको नाम रखना चाहिए। तो ये जो लोग कहते हैं के मुंशी को भैया अपन तो संघ बना रहे हैं तो महाजनपद थोड़ी रख सकते हैं, तो के मुंशी कहते हैं मत्स्य संघ रख दो यार, क्या दिक्कत है, मत्स्य महाजनपद मत रखो, आप नाम रख दो मत्स्य संघ। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के अकॉर्डिंग, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की राय से, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की प्रेरणा से या उनके कहने से मत्स्य संघ रखा जाता है प्रथम चरण का नाम। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अलवर राजधानी बना दी जाती है मत्स्य संघ की। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की मैं थोड़ी सी बात बता दूंगा अभी। ठीक है, थोड़ा सा रुको। राजधानी बना दी जाती है अलवर को। राजधानी में भाई प्रधानमंत्री किसे बनाए, तो अलवर का एक बंदा था शोभाराम कुमावत। शोभाराम जी आपको हम पीएम बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है, मत्स्य संघ का। तो ये बात हो गई। ठीक है, अलवर के ही थे जो शोभाराम कुमावत। देखिए, इस प्रकार का नाम एक गोकुलाल असावा का था जो शाहपुरा के अपन पढ़े थे, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। शाहपुरा के जो राजा उस समय जो सुदर्शन देव थे, प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा, तो यहाँ कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, तो शोभाराम कुमावत अलवर जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। अब बात आती है भरतपुर को क्या दिया जाए, तो भरतपुर में ऐसा करते हैं उद्घाटन कर लेते हैं। ठीक है, उद्घाटन भरतपुर में कर लेते हैं। तो उद्घाटन किया जाता है 18 मार्च 1948 को। ठीक है, उद्घाटन भरतपुर में उद्घाटन कर लिया जाता है। उद्घाटन करने भाई कौन जाए, फीता वीता कौन काटे, फोटो वोटो भी तो खिंचवानी पड़ेगी ना उद्घाटन करेंगे तो उद्घाटन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने भेजा। जवाहरलाल नेहरू जी के पास बात गई भाई उद्घाटन करने। नेहरू जी को लगा यार पहला संघ है, पहला जो चरण है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आप उद्घाटन तो किसी और से करवा लेते हैं, अपन तो कोई बड़े जो क्षेत्र का विलय किया जाएगा तब करेंगे उद्घाटन। ठीक है, तो नेहरू जी एक बंदे को भेजते हैं उद्घाटन करने के लिए, एन वी गोडगिल। नरहरि विष्णु गोडगिल, नेहरू जी भेजते हैं नरहरि विष्णु गोडगिल, जिनको शॉर्ट नाम से अपन जाने हैं एन वी गोडगिल।
भरतपुर में आते हैं एनवी गोडगिल 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन करते हैं भरतपुर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। भाई प्रधानमंत्री बना दिए, किसी एक और बंदे को राजी कर दो, एक पोस्ट और क्रिएट कर दो, एक पोस्ट और बना दो यहाँ पर, तो उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो भरतपुर का जो उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है मत्स्य संघ का, जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया जाता है, जिसे राजस्थान का नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान का नेहरू जो जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं या कहा जाता है, उनको मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये लिख लेना, मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया जाता है, जिनको राजस्थान के नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हो चुकी है, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नीमराणा ठिकाने का भी जो पहले चरण में ही विलय कर लिया जाता है। ये जो तो थी बात प्रथम चरण तक की, ये कंप्लीट हो चुकी है। और भी अन्य मंत्री बनाए जाते हैं, और भी लोगों को मंत्री हो गया, जो भाई पद तो दिए जाएंगे यहाँ पर। भाई यही थोड़ी ना सर्वेसर्वा, यही तो पूरे प्रशासन को थोड़ी ना संभालते हैं। आज भी जैसे सरकार होती है, जैसे स्टेट लेवल पे जैसे मुख्यमंत्री, फिर जो विधायक वगैरह जो होते हैं, फिर जो और भी जो विधायकों से नीचे होते हैं, पंचायत समिति के जो प्रधान वगैरह, जिला प्रमुख वगैरह जो भी होते हैं, फिर जब गांव में पंचायत समिति सदस्य होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड पंच होते हैं। ठीक है, सरपंच से नीचे उप सरपंच भी होता है। तो इस प्रकार से और मंत्री बनाए जाते हैं। तो अगर आप देखा जाए, यानी लिखना चाहो तो लिख लेना। डॉक्टर मंगल सिंह थे, वो डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से थे। डॉक्टर मंगल सिंह को मंत्री बनाया गया था। मास्टर भोलेनाथ थे, मास्टर भोलानाथ उनको अलवर से लिया गया था, वो अलवर से थे, उनको भी मंत्री बनाया गया था। एक जो मंत्री वो लिखना चाहो तो करौली से एक थे, जो चिरंजीलाल शर्मा थे। हाँ, अलवर से चिरंजीलाल शर्मा थे, वर्मा नहीं थे, चिरंजीलाल शर्मा अलवर से थे। और एक मंत्री थे भरतपुर से, गोपीलाल यादव। ठीक है, तो ये जो बातें थी, ये जो प्रथम चरण अपना कंप्लीट हो चुका है। प्रथम चरण की वापस में बात बताऊं, प्रथम चरण में यानी देखिए, मैं प्रथम चरण की वापस एक बार बात बताऊं, जो एकीकरण के प्रथम चरण की, तो इसमें धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर रियासतों का विलय किया गया था। एक ठिकाना नीमराणा का विलय किया गया था। जो धौलपुर से उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है मत्स्य संघ का। जो उदयभान सिंह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, वसुंधरा जी के ससुर लगते थे। ठीक है, और करौली से यानी गणेश पाल को उप राज प्रमुख बनाया जाता है। और अलवर से यानी अलवर को राजधानी बनाया जाता है, यानी अलवर के जो शोभाराम कुमावत थे उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अलवर के थे शोभाराम कुमावत। और बात आती है भरतपुर की, तो भरतपुर में 18 मार्च 1948 को उद्घाटन किया जाता है। एनवी गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। नेहरू जी ने एनवी गोडगिल को उद्घाटन करने के लिए भेजा था। यानी जुगल किशोर चतुर्वेदी को मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, ये बात हो चुकी है। इसका जो नामकरण किया गया था मत्स्य संघ का, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा नामकरण किया गया था, नाम बताया गया था, या जो राय दी गई थी कि भगवान विष्णु जी का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के नाम की वजह से यहाँ इस जो क्षेत्र का, जो अलवर वाले क्षेत्र का जो नाम पड़ा है, पहले नाम रहा है मत्स्य महाजनपद रहा है, और इसी के नाम पर मत्स्य से जुड़ा हुआ नाम ही रखना चाहिए इसका। तो फिर इसका नाम किया गया था मत्स्य संघ। ठीक है, इसके बाद में अगला चरण पढ़ेंगे, जो द्वितीय चरण, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। देखिए, जो एक बात अपनी पेंडिंग थी वो थोड़ी सी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। के एम मुंशी की या कन्हैयालाल माणिक्यलाल जो मुंशी का नाम आता है, इसकी मैं बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो एक मिटा के लिए देता हूँ, सही तरीके से समझा देता हूँ अगर बात आ गई है तो। देखिए, मैं आपको जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का जो नाम है, के एम मुंशी जिसको अपन जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका नाम की जो रोचक तथ्य बताने की कोशिश करूँ आपको। ठीक है, एक हंस नामक मैगजीन आती थी। जो हंस नामक मैगजीन को यानी प्रकाशित करते थे, ये जो निकालते थे, दो लोग निकालते थे। एक के एम मुंशी और एक जो थे प्रेमचंद। ठीक है, ये दोनों मिलकर, ये जो साहित्यकार भी थे
पॉलिटिक्स में भी के एम मुंशी तो यानी एक्टिव रहते थे। तो ये जो लोग इस जो हंस नामक मैगजीन को निकाल देते। देखिए अब नाम क्या रखा जाए जो मैगजीन का, थोड़ा अट्रैक्टिव नाम रखा जाए, थोड़ा ठीक ठाक नाम रखा जाए। अगर इसका जो नाम दोनों के नाम के आधार पे, एक के आधार पे तो रख नहीं सकते नाम को, दोनों के आधार पर रखा जाए तो ऐसा रखा जाएगा जो मैगजीन का नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी प्रेमचंद जो मैगजीन, इसका इस प्रकार। तो ये ऐसा कर लेते हैं भाई, ठीक है, के मुंशी जी कहते हैं, मेरा तो मुंशी नाम रख लेना, ठीक है। तो इस जो मैगजीन का नाम है इसमें मेरा जो नाम देना चाहो तो आप मुंशी रख लेना, मेरा जो सरनेम है, और आपका जो प्रेमचंद रख लेना। इस जो फिर जो रखा गया इसका जो संपादक है एक प्रकार से जो निकालते हैं ऐसा नाम रखा गया मुंशी प्रेमचंद। अब ये जो नाम आता है ये देखिए उस समय में लगाया जाता था कोमा, मुंशी और प्रेमचंद दोनों अलग अलग है, लेकिन धीरे धीरे ये कोमा हट जाता है, ये कोमा हटा दिया जाता है और मुंशी प्रेमचंद ही नाम चल जाता है, ठीक है। देखिए जो मुंशी प्रेमचंद नाम चल जाता है आगे, फिर देखिए ये जो बातें आती हैं इनकी अपन बात करते हैं। तो अपने सामने मैगजीन मार्केट में आती है, हंस नाम की मैगजीन आती है, मुंशी प्रेमचंद का हर किसी को पता नहीं होता भाई ये कौन है। मुंशी प्रेमचंद किसी एक ही बंदे का नाम होगा, अपने माइंड में ये रहती है। लेकिन भाई इनका तो फिर जो इनकी मृत्यु हो जाती है बाद में, और जो इनके जो देखिए जो राजेंद्र यादव, ठीक है, राजेंद्र यादव इस जो मैगजीन को निकालने लग गए थे। कालांतर की बात बता रहा हूँ, बाद में इनके बाद की बात बता रहा हूँ। कालांतर में राजेंद्र यादव इस मैगजीन को निकालने लग गए थे। राजेंद्र यादव का नाम बताने से मैं एक बात और बताना चाहूंगा। राजेंद्र यादव एक बड़ी लेखिका हुई है मनु भंडारी के पति हुए थे, या पति थे राजेंद्र यादव, ठीक। मनु भंडारी का नाम तो आप जानते होंगे, तो मनु भंडारी के पति थे राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र यादव निकालने लग गए थे इस मैगजीन को। राजेंद्र यादव के बाद में इनकी बेटी एक है रचना यादव, तो वो इस जो मैगजीन को निकालती है, ठीक है। इस मैगजीन को कहानियों पर आधारित जो मैगजीन होती है या कहानियों की जो मैगजीन होती है, तो ये जो बात थी, ये के एम मुंशी वाली जो बात थी, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। के एम मुंशी का नाम जो ये मैगजीन पर जो पुस्तकों पर या बुक्स पर अपन पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां, तो मुंशी प्रेमचंद वाला जो तथ्य था इसकी बात बताने की कोशिश किया। वापस मैं एक बार बता देता हूँ, जो के एम मुंशी का जो नाम आता है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का नाम, और एक मुंशी प्रेमचंद जो पुस्तक आती है उसका मैं जो रोचक तथ्य बताने की कोशिश करता हूँ। एक हंस नामक मैगजीन आती थी, इस हंस नामक मैगजीन को कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और प्रेमचंद नाम के दो व्यक्ति निकालते थे, प्रकाशित करते थे, मार्केट में निकालते थे। दोनों का नाम बड़ा था, इस प्रकार से भाई मैगजीन का जो संपादक करता होगा नाम क्या लिखा जाए, जो साहित्यकारों का नाम क्या लिखा जाए इसके ऊपर, तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और प्रेमचंद, इतना बड़ा नाम थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, इसको शॉर्ट किया जाए। तो इनके द्वारा नाम किया गया वह कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का तो ओनली मुंशी लिया गया, प्रेमचंद का नाम पूरा प्रेमचंद लिख दिया गया, मुंशी प्रेमचंद लिख दिया गया। पहले मुंशी और प्रेमचंद में कोमा लगाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे कोमा तो हट जाता है। कालांतर में ये फिर मुंशी प्रेमचंद के नाम से आती है, जो बुक आती है, जो मैगजीन आती है मार्केट में। आगे चलकर यानी इनकी डेथ के बाद, इनकी जो मृत्यु के बाद में एक जो व्यक्ति इसको जो निकालते हैं राजेंद्र यादव बड़ी साहित्यकार, जो बड़ी जो लेखिका हुई है मनु भंडारी के पति हुए थे राजेंद्र यादव, ठीक है। राजेंद्र यादव इस मैगजीन को आगे निकालते हैं, और राजेंद्र यादव के बाद में उनकी एक बेटी है रचना यादव, तो रचना यादव इस जो मैगजीन को निकालती है। कहानियों से संबंधित जो मैगजीन आती है मार्केट में मिल जाती है मुंशी प्रेमचंद के नाम से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, ये मैं आपको बता दिया। जो अपन नेक्स्ट क्लास में बात मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन जो सेकंड या द्वितीय चरण है उसकी बात करेंगे, हो सका तो अगले जो चरण भी पढ़ लेंगे। थैंक यू।